अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। तो क्या गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई नया गुल खिलाने जा रही है? आज इसी विषय पर गंभीर परिचर्चा आयोजित की गई है। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में अब महज 5 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आम चुनाव पर पूरे देश की नज़र होगी और उत्तर प्रदेश का चुनाव कई पार्टियों के लिए बेहद निर्णायक, राजनीतिक तौर पर बहुत ही डिसाइसिव होने जा रहा है। उनके सामने करो या मरो की स्थिति है। लिहाजा ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही चुनाव नहीं, बल्कि मैं उसको इस परिप्रेक्ष्य में मानता हूं कि ये देश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश चुनाव की हार और जीत इस देश की राजनीति की दिशा, दशा, चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ तय करने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है, इसका जवाब आपको मिलेगा फरवरी और मार्च में। लेकिन उसके पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के मन में क्या है, इनकी पार्टी के मुखियाओं के मन में क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आज ये परिचर्चा इसलिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ये तय करे कि उसे किससे लड़ना है, समाजवादी पार्टी से या फिर भारतीय जनता पार्टी से, तय उन्हें करना है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से लड़ने का निश्चय किया है। अखिलेश यादव के मन में ये बात क्यों आई? क्या वाकई में कोई वैचारिक गठबंधन की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है? क्या बीजेपी को हराने के लिए कोई महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बनेगा या फिर वैचारिक तौर पर सभी विपक्षी पार्टियों में बीजेपी के खिलाफ कोई एकता बनेगी? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पिछले सप्ताह आपको याद हो तो प्रियंका गांधी लखनऊ आई थी। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल गठबंधन को लेकर किया तो उन्होंने गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से खारिज नहीं किया और ये नहीं कहा कि गठबंधन नहीं करेंगे, यानी विकल्प कांग्रेस ने भी खुले रखे हैं। लेकिन आप अखिलेश यादव को देख लें या फिर कांग्रेस को देख लें या मायावती को देखें, इन तीनों के आपस में गठबंधन के अनुभव ठीक नहीं है। इसलिए बार बार अखिलेश यादव ये कहते हैं कि चूंकि उनके पुराने अनुभव ठीक नहीं, इसलिए वो बड़ी पार्टियों के साथ कोई अलायंस में नहीं जाएंगे। तो क्या छोटी छोटी पार्टियों का कोई बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पर्याप्त है? क्या बीजेपी को हराना है तो गठबंधन बनाना है? क्या चल रहा है विपक्ष के मन में? और क्या यह गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई नया गुल खिलाएगी? अभी बीजेपी के पास सिर्फ अपना दल एक संगठन है और निषाद पार्टी का अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो किधर जाएंगे। वो संजय निषाद ऐन वक्त पर डिसाइड करेंगे किधर जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर के संयुक्त भागीदारी मोर्चा में भी अभी बिखराव दिख रहा है क्योंकि वो किसके साथ जा रहे हैं ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। पर कमोबेश ऐसी तस्वीर प्रस्तुत हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन तब ओवैसी की क्या भूमिका होगी? मुसलमानों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका को लेकर बड़ी गंभीर चर्चाएं हैं। अगर ओवैसी अकेले लड़ने जाते हैं तो समाजवादी पार्टी या बीएसपी या विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचाएंगे या वो अपनी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएंगे? दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी को कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने साथ लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कोई उनको अपनाना नहीं चाहता। कारण क्या है? इसके कारणों की हम आज समीक्षा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गठबंधन वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई परिवर्तन लाने वाला है? और अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया कि बीएसपी और कांग्रेस तय करे कि वो किससे लड़ना चाहते हैं? इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ बहुत हैं। आम आदमी पार्टी ये तय है कि लगभग वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की तस्वीरें संजय सिंह और अखिलेश यादव की आई उससे ये साफ है कि देर सबेर आम आदमी पार्टी उनका हिस्सा बनेगी। शिवपाल यादव भी कमोबेश समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा बनेंगे, ये भी स्पष्ट है। यानी उत्तर प्रदेश में दो पाले खींच रहे हैं। एक पाला वो है जो बीजेपी के साथ है, दूसरा पाला वो है जो समाजवादी पार्टी के साथ है। बीएसपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो किसी के साथ अलायंस पार्टनरशिप नहीं करेगी। ये अभी की तस्वीर है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपदों का दौरा कर रहे हैं। 5 अगस्त से समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। ब्राह्मणों के बीच जो मैसेज है, जो संदेश है, उसका लाभ विपक्षी दल उठाना चाहते हैं।
ब्राह्मण कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर नाराज है। अब हर राजनीतिक दल विपक्ष का इस नाराजगी को भुनाना चाहता है। इसीलिए गठबंधन का स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहनों भाइयों, इस डिबेट में जो बातें कही जा रही हैं, राजनीतिक तौर पर आप आगे चलकर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है। जयंत चौधरी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं पश्चिम में। पश्चिम उत्तर प्रदेश की काफ़ी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा प्रभाव है। प्रभाव किसान आंदोलन की वजह से हुआ है और एक जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, विशेष तौर पर गुजरों को साथ जोड़कर एक बड़ा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है। ये कॉम्बिनेशन पहले हुआ करता था प्री बीजेपी एरा। क्या वो वक्त लौटेगा और क्या समाजवादी पार्टी का उनका साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल करेगा? बीजेपी के समक्ष संकट सिर्फ राजनीतिक दल या विपक्ष नहीं है, किसान आंदोलन भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके लिए बड़ा संकट का सबब है, क्योंकि सितंबर से किसान आंदोलन और तेज होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नुकसान बीजेपी को ही होगा। तो ये गठबंधन का गणित क्या है, ये व्यूह रचना किस लिए की जा रही है और इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसका लाभ किसको है, एक गंभीर परिचर्चा है। बड़े गौर से सुनिएगा। पहले कुछ बयान सुने आप। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल के नाम पर जिन दलों ने उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई, उन सरकारों के मॉडल से जनता त्रस्त हुई। इसलिए कई छोटे छोटे दलों का उदय हुआ है जो क्षेत्र विशेष में, कुछ विधानसभाओं में अपनी हैसियत रखते हैं, अपनी क्षमता रखते हैं, जनाधार रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़े दल के रूप में एक ऐसी शक्ति बनकर उभरी है, ऐसी ताकत बनकर उभरी है, जिससे लड़ने के लिए आज सारे दलों के पसीने छूट रहे हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और यही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमें इस बुराई को खत्म करना है तो अपने साथ हमें लोगों को लेकर चलना होगा, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा ने 10 दलों का गठबंधन बनाया है और 10 दल जिस तरफ जाएंगे एकजुट होकर के उन्हीं की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से नाराज है। जो वादा 2017 में इन्होंने किया था, उस वादों को उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प की तलाश में है और विकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी छोटे दल की उपयोगिता से भी इनकार नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा हुआ, छोटे दलों ने बड़े बड़े दलों की सरकारें बनाई और गिराई हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस पार्टी की अपनी महत्ता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, व्यापारी वर्ग अलग परेशान है, स्टूडेंट्स अलग परेशान हैं, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, इन सब के सामने विकट समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इस बार का चुनाव बहुत ही निर्णायक साबित होने जा रहा है। और आज की डिबेट में मेरे साथ उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर एम एच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ कांग्रेस से हैं, असीम वकार AMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, संतोष पांडे मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, SBSP के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुरी जी, मैं कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहता हूँ। बीजेपी को हराने के लिए एक बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है एक शक्ल ले रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्योंकि पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस प्रकार का वातावरण तैयार है, एक एंटी इनकम्बेंसी का भी बड़ा फैक्टर आपका पीछा कर रहा है, किसान आंदोलन आपका पीछा कर रहा है, बेरोजगार युवक आपका पीछा कर रहे हैं। कैसे निपटिएगा आप इन लोगों से? हेलो जी, आपने जहां से शुरुआत की कि तमाम तर लोगों का गठबंधन हो रहा है और आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे। राजनीति में रणनीति कभी भी टेलीविज़न स्टूडियो में डिस्कस नहीं होती। रणनीति के फॉलआउट अच्छे या बुरे जो हैं उन पे टीका टिप्पणी होती है, और वो एक वैचारिक स्वतंत्रता है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और सभी मित्र जो आज स्क्रीन पे हैं उन सब के पास होती है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ना होती तो गठबंधन करके उसे चुनौती देने के लिए तमाम दलों की व्यग्रता और उग्रता ना होती। वो ठीक है, स्वागत है, लोग एक दूसरे के साथ राजनीति में गठबंधन करते हैं
और हम भारत के अंदर पहली बार गठबंधन की राजनीति को प्रामाणिक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर 1967 से शुरू करके 77 होते हुए आगे के वर्षों में भी हमने की। कुछ उसके सुखद परिणाम निकले, कुछ उसके दुखद परिणाम निकले, लेकिन मैं एक ही चीज कह सकता हूं जी, पिछले 5 साल के कार्यकाल के ऊपर तमाम मीमांसाएं होंगी, निर्मम मीमांसाएं होंगी, आलोचनाएं भी होंगी और उनके ऊपर तर्क कुतर्क भी होंगे, वितर्क भी होंगे, लेकिन उन सब के बाद उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध मतदाताओं के ऊपर मुझे भरोसा है कि समय समय पर जब पर ये आप मुझे बताइए कि जो भी आपके साथ सहयोगी दल हैं वो आपसे संतुष्ट नहीं है। निषाद पार्टी उसका उदाहरण है, राजभर आपको छोड़कर चले गए। अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी मुंह फुलाए घूम रही है आपसे। आप सहयोगी दलों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते। ठीक, अब मैं इसका उत्तर देता हूं। राजभर जी की पार्टी हमसे दूर गई, एक राजनीतिक सत्य है। कौन कब किसके पास आएगा नहीं आएगा ये तो काल और समय इसका फैसला करेगा, लेकिन जो शेष मीमांसा आपने की कि अपना दल फलाना स्थिति में है, निषाद पार्टी इस स्थिति में है, मैं उस मीमांसा को अस्वीकार करता हूं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में अपना दल का प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश से कैसे के। निपटिएगा? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ी है। आपने युवाओं को रोजगार देने के लिए कहा था, उत्तर प्रदेश में उन पर लाठियां पड़ रही हैं। किसानों की हालत यह है कि डीएपी नसीब नहीं है और पूरे देश में किसानों को सबसे महंगी बिजली आप उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। सड़कों की हालत आप उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं। उद्योग धंधों की हालत उत्तर प्रदेश में पता ही है। शिक्षा स्वास्थ्य के मसले पर हमने कोरोना के समय देखा। जनता के कौन से वायदे आपने पूरे किए? लोक संकल्प पत्र के पहले वादे से लेकर आखिरी वादे तक भारतीय जनता पार्टी लागू करने में तैयार है और जिस दिन हम चुनाव में जाएंगे हम बकायदा जनता को बताएंगे कि लोक संकल्प पत्र के पेज नंबर 1 से आखिरी पेज तक हमने क्या क्या कहा और क्या किया। थैंक यू। उदयवीर सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका उदयवीर जी। अखिलेश यादव ने कल एक पीटीआई को इंटरव्यू दिया और उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जिस पर आज ये डिबेट केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बीएसपी और कांग्रेस को ये तय करना है कि वो किसे हराना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया और इसके मायने क्या हैं? अखिलेश यादव के मन में क्या है? क्या आप कांग्रेस और बीएसपी को कोई इंडिकेशन दे रहे हैं? नहीं, हमारा मानना ये है कि राजनीति में जो बयानबाजी होती है उसका एक उद्देश्य होता है। ये बयान माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी तरफ से नहीं दिया है, किसी के सवाल के जवाब में दिया है। अब कोई मुझसे पूछे कि कांग्रेस के नेता आपके बारे में क्यों बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी के बारे में क्यों बयान दे रहे हैं जी। अगर हम लड़ाई लड़ने में कहीं कमज़ोर महसूस हो रहे हैं तो आप लड़ लीजिए, बीएसपी के लोग लड़ लें। भाई, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को हिस्सेदारी लेने का मौका है, सबको छूट है, सब लोग भागीदारी लें। और मुझे लगता है कि विरोधी दल तो ये इंतज़ार करेंगे कि मुझे मौका मिले, दूसरे से पहले मैं लड़ लूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो टिप्पणियाँ करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें दिशा भ्रम है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि उनकी लड़ाई किससे है। हमारे अपनी ये राय है, हमारा मानना है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी सरकार थी, विकास की बहुत सारी योजनाएं चला रहे थे, बहुत तरह की एक सामाजिक समरसता हम बनाना चाह रहे थे। इसको ये इस तरह क्यों नहीं देखा जाए? एक मिनट खत्म, एक मिनट। उसको तोड़ने का भरपूर प्रयास हुआ, हमारे बारे में दुष्प्रचार किया गया, जाति विभेद, बहुत तरह के गठबंधन पहले बनाए गए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बोलते हैं जैसे कि गठबंधन बनाना बड़ा पाप है, जैसे कि वो अकेले ही चुनाव सरकार में है। अभी मैं राकेश त्रिपाठी का बयान सुनना था। हाँ। अरे आप तो सबसे ज्यादा पार्टियों को लेके गठबंधन बनाए हुए हैं, आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं जैसे आप ही पार्टी, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक सवाल और है मेरा, एक मिनट, क्या इस तरह का स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूं जी। तो हमारा मानना यह है कि जो लोग बयान दे रहे हैं, हमको मालूम है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता परेशान है, उसको निजात दिलाना है, तो हम उससे लड़ रहे हैं। अब बाकी लोगों को क्या सोचना है वो लोग अपना बताएंगे। हम अपने उद्देश्य में से नहीं भटके हैं, ना हमारा ध्यान कांग्रेस पे है, ना हमारा ध्यान बसपा पे है, ना हम उनके बारे में कोई गलत बयान देते हैं और उनके प्रति हम सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उनसे हम कुछ लोगों का ये मानना है, जो राजनीतिक पंडित है उनका ये मानना है कि ये गठबंधन के संकेत हैं एक तरह से। नहीं, निश्चित तौर पे नहीं है। मैं आपके चैनल पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पुराने बयानों के हवाले से ये कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से हम कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। ओके, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी। अभी आपने बहुत स्पष्ट बयान सुना उदयवीर जी का। अखिलेश जी ने कल बोला था
कि कांग्रेस और बीएसपी ये तय करे कि उनकी लड़ाई किससे है, समाजवादी पार्टी से है या बीजेपी से है। हम लोगों ने यानी पॉलिटिकल एनालिस्ट, पत्रकार कम्युनिटी ने ये माना कि एक प्रकार का सिग्नल तो नहीं है, लेकिन अभी उदयवीर जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके नेता अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो ये तय आपको करना है कि आपको किससे लड़ना है, बीजेपी से लड़ना चाहते हैं आप या फिर समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस के ब्रजेश भाई 130 साल के इतिहास में कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी भी सांप्रदायिक शक्ति से सत्ता के लिए न तो हाथ मिलाया न कोई बात की। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की अनीतियों के खिलाफ, विभाजनकारी सोच के खिलाफ और उनकी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एजेंडा चलाया है यहां उत्तर प्रदेश में, सांप्रदायिकता का, खराब कानून व्यवस्था का, खराब कोरोना काल का, हम लोग उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। चुनाव हम आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। सब लोगों को आश्चर्यचकित। अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया कि कांग्रेस और बीएसपी किससे लड़ना चाहते हैं? इसका मतलब, और जिस तलखी के साथ उदयवीर जी ने अभी ये बात कही कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। देखिए, मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। हमने आपसे बहुत साफ साफ कहा कि हम सत्ता के मुखालिफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और एक हफ्ते पहले आपने प्रियंका गांधी जी का भी जो बयान था उसका भी मैं उदाहरण दे दूं, चूंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था। ब्रजेश जी, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तब उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई आगे से बात आएगी तो हम खुले हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसके साथ साथ यह भी कहा था हम हर बूथ पर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ करके और एक अच्छे रिजल्ट के साथ सबको आश्चर्यचकित करेगी। सत्ता के खिलाफ चुनाव है, योगी जी की कुनीतियों के खिलाफ चुनाव है जी। मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात बता दूं 10 सेकंड में, कि आप कल अमित शाह जी मिर्जापुर गए थे। क्या अमित शाह जी को उम्भा के नरसंहार की याद नहीं आई? क्या 2 शब्द वहां जाकर के उन गरीबों के लिए नहीं बोल सकते थे जहां सरकारी संरक्षण में नरसंहार हुआ था? ऑलराइट, मैं असीम वकार को आमंत्रित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एएमआईएम के। बहुत स्वागत आपका वकार साहब। काफ़ी वक्त के बाद आप टेलीविज़न पर मेरे सामने प्रकट हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है और आपको ऐसा क्यों लगता है, और हम सब भी ये महसूस करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी यानी आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई छूना नहीं चाहता, कोई साथ नहीं लेना चाहता है। समस्या आप में है, आपकी नीतियों में है, या फिर लोग आपको लेना नहीं चाहते हैं? देखिए, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी छुए या ना छुए, साथ ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से सरकार बनती है उसे कहते हैं अवाम, जनता, और वो जनता हमें छू भी रही है, गले भी लगा रही है, प्यार भी कर रही है और समर्थन भी दे रही है। अब इनके छूने न छूने से क्या होता है? आवाम को छूने दीजिए सर, उसका प्यार बहुत है हमारे लिए। पर जिस तरह के वाइब्स आ रही हैं और जैसे संकेत आ रहे हैं वकार साहब, मुझे लगता नहीं कि संयुक्त भागीदारी मोर्चा में आप लंबे समय तक टिक पाएंगे या वो आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात की संभावनाएं कम हैं। क्या आप अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं? इसके पहले आपकी जमानतें जब्त हुई हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। देखिए, अभी तो हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में हैं। कल किसने देखा सर? हो सकता हो हम चुनाव भी साथ लड़ें, और हम चुनाव लड़ने आए हैं। अकेले लड़ें, किसी के साथ लड़ें, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम अगर चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा लड़ने की बात करते हैं, हम अगर मांग रखते हैं तो हमको कहा जाता है कि साहब हम बीजेपी के एजेंट हैं। तो मैंने एक साहब से पूछा, अच्छा हम बीजेपी के एजेंट अगर ना हो आपकी नज़र में तो क्या करना पड़ेगा? कहने लगा आप चुपचाप घर में बैठिए। तो मतलब अगर हम बोलें और हक की बात करें तो हम एजेंट, और अगर हम शांति से मुंह बंद करके टेप लगा ओवैसी साहब का एक स्टेटमेंट आया, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूं उसको,
कि यूपी में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए तब सपा से वो गठबंधन कर सकते हैं। सपा तो आपको हलो भी नहीं कर रही है और आप शर्त लगा रहे हैं कि हमसे गठबंधन कर लो। नहीं सर, ये स्टेटमेंट गलत है सर। ओके, ये अखबार में ANI छपा का है, मैं आप पढ़ statement- रहा जो हो ANI सकता है ने गलत खबर दी थी वो statement। देख लीजिए। जी जी, नहीं, मैं खंडन कर रहा हूं इसका Correct। बहैसियत ऑफिशियल प्रवक्ता। मेरी बात मानिए सर, अखबार से ज्यादा बड़ी बात है मेरी। मान लिया अखबार मेरे आगे अब मैंने छोटा रख हो दिया गया, अखबार। मैंने मना कर दिया कि नहीं, अखबार ऐसा की नहीं है। कटिंग रख दी मैंने। सर हम खुद यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, हम खुद सीएम बनने आए हैं। जी, और मैं तो मुसलमानों से कह रहा हूं कि अब किसी विधायक नहीं, अब किसी मुख्यमंत्री चुनना। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक भी आप मुख्यमंत्री इसे चुनो मान किसे? सकते हैं, लेकिन मुझे बन लगता सकते हो, तुम भी है बन आने सकते वाले हो। समय में एक सच्चाई के करीब होगा कि उत्तर प्रदेश में आपको ना कोई गठबंधन में साथ लेगा, न कोई मोर्चा में आप होंगे, आप अलग थलग और अकेले पड़ जाएंगे। तब आपके पास क्या विकल्प होगा? देखिए, उदयवीर जी बैठे हैं, बहुत अच्छे साथी हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे तो सभी दोस्त हैं सर। अभी आपसे पहले एक चैनल पर मैं था तो समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता महोदया बैठी थी। मैंने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ और कहा, मुझसे पूछा गया। मैंने कहा अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने ये बात कही कि मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया, क्या मुसलमान डिप्टी सीएम बनने के लायक नहीं है? क्या सिर्फ वोट देने के लायक है? क्या हमारे अंदर सीएम बनने की काबिलियत नहीं है? तो वो बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी तुम लोग बीजेपी के एजेंट हो, दलाल हो। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, पर उदयवीर जी आप भी सुन लीजिए। मैंने कहा आप खाली बीजेपी का दलाल ना कहिए, हमें आप अमेरिका का दलाल कहिए, हम दूसरे चैनलों के इंग्लैंड झगड़े का अपने दलाल चैनल कहिए, पे नहीं लाते। स्पेन का दलाल कहिए और 4-5 गालियां बक लीजिए। नहीं, 4-5 गालियां बक लीजिए, लेकिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम गाली सुनने को तैयार हैं सर। मैं डॉक्टर एमएच हम खान अपनी को कौम के आमंत्रित लिए करता हूं, गाली बहुत सुनने ही को जाने तैयार है माने पॉलिटिकल एनालिस्ट आप 4 आदमी मेरे घर भेज दीजिए जी। तो सर सुनिए सर कंप्लीट करें। उन्होंने मुझसे कहा जी कि को तुम्हारे थोड़ा बोला, बैंक में बीजेपी के पैसे बहुत हैं। आप ही के दोस्त हैं, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा। सर सुनिए सर जी, बस तकलीफ बता रहा हूं आपको जी, कि अगर हम अपनी बात रखें तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि तुम लोग बीजेपी से पैसे लेते हो, तुम्हारे बैंक के अकाउंट चेक करना चाहिए। मैं आपके चैनल पर ऐलान करता हूं कि जितनी एजेंसियां हैं वो आसिम वकार का अकाउंट चेक करें, आकर मेरे घर में छापा मारें, मेरे घर के लाकर को चेक करें, और साथ साथ उन नेताओं की जो समाजवादी पार्टी के हैं जिनके पास 2012 में स्कूटर थी, वो आज फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज है, वो भी चेक करें। ऑलराइट, मैं आप डॉक्टर हमें गाली बकेंगे इस चैनल पे आपको आप कोई, आप कहेंगे उसी कि चैनल आप पे जाओ, पैसे अपना लेते हैं। बदला ले लो। ये इस पे शर्म झगड़ा नहीं नहीं होती करेंगे, आपको? इस चैनल पे झगड़े नहीं, झगड़े की कोई नहीं, सब गुंजाइश मुसलमानों नहीं। को उदयवीर जी बड़ा मैं दूंगा प्लीज मुसलमान को इतना नहीं, ये गंदा पूरा हो सोचा जाने जा रहा है। दीजिए, मैं निश्चित अगर आपको टाइम दूंगा, मुसलमान आप जवाब अपनी देना। बात करता है सर, थैंक यू असीम वकार जी, शुक्रिया दलाल हो आपका, गया। धन्यवाद। दूसरे चैनल का झगड़ा यहाँ मत लाओ भाई, हम सब तो शराफत से एक पेश मिनट आ में रहे हैं। एक बात कह दूं। हाँ बोले। जिस चैनल पे इनकी बात हुई उस चैनल पे क्या बात हुई ये जानेंगे, वो जानेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बतौर यहाँ बैठा हूँ, दूसरे चैनल की गुस्सा, भड़ास, नाराजगी जो भी है वो वहां करें, यहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे जो करेक्ट पार्टी की लाइन है नहीं, वो मैंने बोलने यही का लाइन हक है। ली कि और दूसरे अगर चैनल का उससे झगड़ा कोई बात दूसरे पूछना चैनल पे चाहते निपटाओ। हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। नहीं, मैं दूंगा आपको टाइम। अगर डॉक्टर ये एमएच कोई खान मुझसे साहब मुझे पूछना ज्वाइन चाहते कर चुके हैं, बहुत तो मैं शुक्रिया जवाब दे खान सकता साहब। उत्तर प्रदेश में गठबंधन का मुझे लगता है एक शेप तैयार हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि बीएसपी की तरफ से बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है, और सतीश चंद्र मिश्रा का भी बयान मैंने देखा और मायावती जी का भी बयान देखा, तो बीएसपी किसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में गठबंधन का दौर है और बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है? खान साहब। ब्रिजेश जी, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। आप जैसा पत्रकार, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ले लूंगा इसमें जी। मेरे दिल की भड़ास है ना, निकालने दीजिएगा। भड़ास? हाँ, भड़ास है मेरे दिल की। ठीक है जी। कि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर सत्ता पक्ष के लोगों ने छापे डलवाए, और छापे जब डलवाए तो कुछ मिला नहीं, और जब कुछ मिला नहीं तो ये भारत समाचार और ब्रिजेश मिश्रा और ये वीरेंद्र सिंह, ये खरा सोने की तरह से पाक साफ होकर निकाला कहा गया है। पूरे हिंदुस्तान में आज आपके चैनल का, आपके पत्रकारिता का चर्चा हो रही है जी। विजय जी, अगर आप कह देते तो आवाम इतनी तैयार थी, हमसे बात कर रहे थे लोग कि हजारों लोग सड़कों पे तूफान मचा देते
लेकिन आपका आदेश ही नहीं हुआ, इसलिए पब्लिक खड़ी रही, अपने घर में बैठी रही। नहीं, हमें जांच में सहयोग करना चाहिए। मैं तो छापे का स्वागत करता हूं। नहीं, गलत। ये अब क्या मिला बताइए, उनको बताना चाहिए क्या मिला जी। किस लिए छापा मारा? किस लिए? इसलिए कि पत्रकारिता, सही पत्रकारिता कर रहे हैं आप, इसलिए कि आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए कि आप किसानों की बात उठा रहे हैं, इसलिए कि आप नौजवानों की बात उठा रहे हैं। ये पत्रकारिता को सलूट करना चाहिए, और आज आपको सलूट मैं कर रहा हूं, खुद कर रहा हूं, कि आपने ऐसे लोगों का, ऐसे जो जिसको कहते हैं गली के, क्या कहते हैं, उन नाम नहीं लूंगा मैं, उनको आपने कुत्ते की तरह डांट के भगा दिया। क्या मिला उनको? जी, शर्म आनी चाहिए। तो गठबंधन वाले पे चर्चा कर अब लीजिए। गठबंधन वाले पे मैं बात करता हूं। देखिए, गठबंधन अभी बात करना बहुत जल्दीबाजी होगी। ये गठबंधन तो सबके होंगे, लेकिन अगर आज देखा जाए तो बीएसपी अकेले अपने आप को कह रही कि मैं चुनाव अकेले लड़ेंगे। खाली बीएसपी कह रही है। भाजपा अगर कह रही कि अकेले, तो भाजपा अकेले नहीं है ब्रजेश जी। भाजपा के साथ अपना दल है, भाजपा के साथ आरएसएस है, भाजपा के साथ बजरंग दल है, भाजपा के साथ दुर्गा वाहिनी है, भाजपा के साथ और तमाम हिंदू संगठन, हिंदू युवा वाहिनी है जो योगी आदित्यनाथ जी की है। ये सारे संगठन के साथ मिले हुए हैं। ये अकेले मत कहिए इनको कि अकेले लड़ रहे हैं, इनके दम नहीं अकेले लड़ने। और अगर दम होता अकेले लड़ने का तो अनुप्रिया पटेल को मंत्री ना बनाते। ये बनाए, मजबूरी में बनाए, दो साल के बाद जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया खान साहब ने। जी। तो ये अकेले अपने आप को दम बता में, तो दम नहीं है। ये अखिलेश यादव ने ये क्यों सिग्नल दिया है, जो इसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी ने मन में क्या है उनके, आपको क्या अब उनके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। वो कह चुके हैं कि छोटे दलों को, ये अब छोटे दल कहाँ टिक पाते हैं, जिसके पास कोई वोट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अरे साहब, एक लाइन लेके चल, जैसे बीएसपी चल रही, चलना चाहिए, नहीं चल पा रहे हैं। आप गठबंधन की राजनीति को खारिज करते हैं? बिल्कुल। ऑलराइट, मैं संतोष पांडे को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय महासचिव हैं एसबीएसपी के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने 10 दलों को एकत्र करके एक संयुक्त भागीदारी मोर्चा बनाया है, लेकिन ये मोर्चा फलीभूत राजनीतिक तौर पर तब होगा जब आपका किसी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस हो। बड़ी पार्टी से तात्पर्य समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन जैसे बड़े दलों से है। लेकिन अभी तक कोई ऐसे सिग्नल आपको मिल नहीं रहे हैं सामने से कि लोग आपको अपने साथ जोड़ना चाहें। ये कमी आप में है या आपको कोई लेना नहीं चाहता? नहीं, कमी नहीं है। उसमें सबसे पहले मिश्रा जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। पहली बार अवसर मिला आपके चैनल पे मुझे बैठने के लिए। और जहां तक समझौते की और गठबंधन की राजनीति की सवाल है, यह अब देश की आवश्यकता हो गई है। यह तो क्लियर है कि बिना किसी गठबंधन से कोई भी सरकार कहीं भी नहीं बना सकती है। वो गठबंधन का स्वरूप दूसरा हो सकता है, वो चाहे राजनीतिक दलों का गठबंधन हो, जो जाति संगठन चलाते हो उनका गठबंधन हो। मिश्रा जी, आप बहुत ही जानकार पत्रकार हैं। आप पूरे देश की अगर कल्पना एक बार संरचना पे ध्यान दें तो जहां जहां सरकारें बनी हैं वहां बिना गठबंधन की सरकारें लगभग इधर 3 दशकों से बन नहीं पा रही हैं। एक दौर था कांग्रेस का, जब कांग्रेस बना लिया करती थी, लेकिन आज की परिस्थितियां ये हो गई हैं कि सरकारी सुविधाओं का अभाव या सरकारी सुविधाओं का जो डकैती कुछ लोगों के पास तक रह गई है, उसके कारण आज पूरे देश में छोटे छोटे दलों का प्रादुर्भाव हुआ। और वो सभी दल छोटे छोटे 2%, 3%, 1%, 4% वोटों को लेकर समाज के लोगों को इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। और आपने देखा, बिहार का चुनाव हो चाहे बंगाल का चुनाव हो, 500, 700, 1000, 1500 के वोटों के अंतराल पे परिणाम आ रहे थे। मेरा तर्क यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जी, ये सही है, 10 दलों का हम लोगों ने गठबंधन बनाया है और जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। पर पांडे जी, मुझे एक ऐसा लगता है, और इसको मैं सवाल की शक्ल में ढाल रहा हूं। मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल यह है कि ओवैसी के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी आपको छूना पसंद करेगी। क्या आप ओवैसी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? अब देखिए, अब आपको बताएं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दल हैं। 10 दलों का निश्चित रूप
हर विषय पर एक मत नहीं हो सकता है, जी, लेकिन इस पे चर्चा चल रही है। क्या आप ओवैसी को छोड़ने और- के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? अब ये हाँ ना में उत्तर देने की स्थिति में हम नहीं है। अगर इसको तार्किक रूप से चर्चा हो तो कर सकता हूं। मतलब हाँ, ना हाँ, के रूप मतलब में आप इसका खुद उत्तर- कंफ्यूज हैं ओवैसी को लेकर, आज- इसका मतलब असीम वकार जी, इससे हाँ, बड़ी आज के राजनीतिक तारीख में अपमान हाँ, क्या ना हो में सकता उत्तर है नहीं दे सकता। कि वो कह रहे हैं कि वो अभी हाँ और ना कहने की स्थिति में नहीं है। वो ये भी तो कह नहीं सकते है, थे असीम हाँ, वकार ना की स्थिति में कि नहीं। हाँ ओवैसी हमारा क्यों अभिन्न अंग नहीं? है, अब सुन पर लीजिए, देखिए उन्होंने कहा मैं ना इसलिए हाँ बात कह कहा सकता हूँ हूं। ना। इससे बड़ा वही बात कर रहा राजनीतिक हूं। अपमान अभी- मैंने तो कभी नहीं देखा कि सामने सामने टीवी आप चैनल बात पे को बैठ के समझिए। कोई दल अपने सहयोगी को ये नहीं। कहे कि ना तो मैं हाँ कह सकता नहीं। हूँ ना तो ना कह सकता हूँ। ना, वकार साहब, इस पहले पे बात आपको स्टैंड समझिए। लेना पड़ेगा। एक सेकंड रुके अरे पांडे जी, वकार आप साहब- मामला गंभीर है, रुक वकार जाइए। साहब की बात पांडे को जी मैं रुक बोल रहा जाइए, हूं। प्लीज रुक जाइए, मैं आपका आपका अच्छा, आपका चलिए। आपका आदर करता हूँ, मेरा भी प्लीज टेक है रुकिए। इसमें। हाँ, नहीं आप भी रुकिए प्लीज। मामला असीम वकार का है, वकार भाई बोलिए नहीं, मेरा भी टेक ना, है, मेरी प्लीज पार्टी एक का नाम आ एक रहा मिनट है। रुक जाओ आप उदयवीर नहीं ये बात सर, बोले, आप बोले। ये बात राजभर साहब से कहला दीजिए या उनसे पूछ लीजिए, तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर जवाब आएगा। वकार साहब ऐसा है, ये बात सर मिश्रा जी, राजभर मैं साहब से बोलूं? पूछ लीजिए, ज्यादा बेहतर। अरे आप क्या बोलेंगे, आपने तो भरी महफिल में अपमान कर दिया। आप कह रहे हैं मैं बोलूं मिश्रा जी? मिश्रा जी, अरे किस लायक रखा आपने? ब्रजेश जी, मेरा भी मुझे तो टेक है मतलब इसमें। मैं क्या तो बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ब्रजेश जी, मेरा भी टेक है इसमें। मतलब ये तो हद ही हो गई भाई। हाँ, आप नहीं हो उदयवीर गई। जी कुछ कह रहे थे। अरे मैं ये कह रहा अभी हूं। आपने जी, वो रुके एक मिश्रा जी सेकंड। तो बताऊं। पाड़े जी रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ पाड़े जी, मैं आदर करता हूँ, रुक मैं जाओ। कह रहा हूं, बार बार हमारी पार्टी का नाम लेके कहा जा रहा है कि हमें कोई दिक्कत है। हमारी पूरी ऑफिशियल लाइन लगातार हम कह रहे हैं, हमें किसी दल से कोई दिक्कत नहीं है। हमें ओवैसी साहब से भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके छोटे छोटे और दल हैं उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जी, जो हमसे बात करता है हम उससे बात करते हैं, ठीक है। एजेंडा पे करते हैं। आज आप political- सफाई क्यों दे रहे हो? एक सब मिनट। झगड़ा उनके बीच था, नहीं, जबरदस्ती। आप बार बार समाजवादी पार्टी ना, मैं नहीं चाहेगी। पूछा। समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं सपा बसपा दोनों बोला हूँ। नहीं तो आप सुन बसपा वाले नहीं पाए। अपना जाने, मैं बसपा- सपा वालों की बात बता रहा हूँ। ओके, वीरेंद्र आप जी मेरी जुड़ गए पार्टी का नाम ले रहे हैं, ब्रजेश तो भाई, मेरे दल का पांच मामला सेकंड है। ओके, मैं जिसे नोट बात किया, करना है हमसे नोट बात किया। करें, हम किसी को मामला बात। गया फंस एक्चुअली। ओके, वीरेंद्र सिंह आ गए। लोकतंत्र में सब हिस्सा लो। पांच सब सेकंड थैंक का यू, मुझे शुक्रिया भी आप दे दीजिए सबका। समय, एक सेकंड रुक ब्रजेश। जाइए भाई, वीरेंद्र जी की भी बात लेने, फिर आता हूं आप लोग पास। पांडे जी ने मामला फंसा दिया है और मुझे तो 5 सेकंड का मुझे समय वकार दे भाई दीजिए के साथ सिंपैथी हो गई है मुझे। ओके वीरेंद्र जी, ये उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति हो रही है और ये राजनीति बड़े दिलचस्प दौर में चल रही है। कल अखिलेश यादव के पीटीआई पर दिए गए इंटरव्यू के बाद ये मामला और दिलचस्प हो गया है। क्या आपको लगता है कि गठबंधन कोई गुल खिलाएगा या नहीं खिलाएगा? और ये संतोष पांडे ने आज ये क्या कह दिया? देखिए, एक चीज़ है कि जब भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, वो सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी में होनी है। एक बात जो नई उभरी है इधर, वो सतीश चंद्र मिश्रा का ब्राह्मण सम्मेलन। अगर ब्राह्मण बीजेपी से अलग होता है तो ये चाहे कोई कितनों गठबंधन करे, बीजेपी को इस नुकसान की भरपाई करना कठिन होगा। अन्यथा बीजेपी के पास अनुप्रिया पटेल ही हैं, उनके साथ उनका गठबंधन होगा। राजभर हो सकता है अंतिम समय में चले जाएं, क्योंकि वो एमआईएम से जो है दूरी जैसी दिख रही है। अखिलेश यादव के पास लोकदल बहुत पुराना गठबंधन है और उसके बाद महान दल आ जाता है। कुछ राजभर की बात चल रही थी। अगर कांग्रेस चाहे तो वो गठबंधन कर सकती है। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन के इतनी सारी संभावनाएं हैं। एक छोटी संभावना और आ गई, निषाद पार्टी और मांझी के लड़के की पार्टी, वीआईपी पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि हम निषाद वोट पर आएंगे। तो कई दावेदार निषादों के भी आ गए, उधर भी उनका सिंहासन डोल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें तो बीजेपी के पास हिंदुत्व सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद हैं, मिड डे मील भी नहीं है, प्रगति के विकास के तमाम कोई कहानी भी नहीं है, खाली इवेंट चल रहा है। चाहे जो कार्यक्रम हो उसको बढ़िया से बढ़िया सजाओ और लोगों को बताओ। शिलान्यास तो खूब हुए, उद्घाटन का नौबत नहीं आई अभी तक।
तो ये भी एक देखना है कि प्रदेश की जनता को इससे कोई मतलब है कि नहीं। दूसरी बात कि महंगाई है, पेट्रोल डीजल की जो सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी की बात है, लोगों की नौकरियां नहीं हैं, उनका खर्चा कैसे चले, गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और कोरोना ये अभी फिर एक लहर नहीं आई तो क्या होगा। इन सब पर भारी क्या हिंदू मुस्लिम ही चलता रहेगा या इन बातों पर भी चर्चा होगी। देखिए, सरकारों के लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि गरीबी तरसती है एक निवाले के लिए और अमीरी आंखों पर खीरा लगाती है। तो सरकारों के लिए ये सामान्य सी बात है। जब तक सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक वो गरीबी बड़ी दुहाई देंगे, फिर तो कहेंगे सत्ता में आने के बाद ये सब तो चलते रहता है, गरीबी है, कोई जादू छड़ी थोड़ी है खत्म हो जाएगी। लेकिन आप हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटिए। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, बीजेपी का ये सबसे बड़ा हथियार है और बीजेपी इसी हथियार पर चलेगी। अब इस गठबंधन में जो एक महागठबंधन की बात आई, महागठबंधन क्या बंगाल की तरह होगा या बिहार वाला होगा, या जनता क्या समझेगी, और वोटों का बंटवारा कितना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन एक चीज़ राजनीति में आपने देखा होगा कि राजनीति में गठबंधन के पहले एक दूसरे को जूतियों में भर भर कर गोबर परोसने वाले लोग सत्ता की खातिर, एक खीर की खातिर एकजुट होकर एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। ना उनकी नीति मिलती है, ना उनके संस्कार मिलते हैं, ना नियम मिलते हैं, लेकिन सत्ता की खीर खाने के लिए वो गठबंधन करने के तैयार हो जाते हैं। अब रामदास अठावले का यहाँ क्या है, वो भी आए दिन आते हैं तो कह रहे हैं बीएसपी का विकल्प बनेंगे। हाँ, हमें भी एक आध दो सीट दो। लेकिन अब बड़ी सारी बातें हैं जी। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि सरकारें सबका चरित्र एक जैसा होता है। मैनिफेस्टो में बेरोजगारी की बात करते हैं, वो किसान के मुद्दों की बात करते हैं, आय दुगनी करने की बात करते हैं। जब से हम आप पैदा हुए, समझदार हुए, किसान की आय नहीं दुगनी हुई किसी की, खाली अफसरों की हुई, नेताओं की हुई। नेता 5 साल रहता है, अफसर 40 साल रहता है, वो ज़्यादा और दुगनी तुगनी भी कर लेता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बहरहाल आज साहित्य में 4 लाइन कहूँगा जी कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें, साधु मांगे भीख। और सरकारों के लिए कहा गया है कि अक्सर विवादों में घिरी सरकार हो तुम, हाथ झाड़ू फूल हाथी सी सरकार हो तुम, और अपील नामों की दस्तखत मंजूर करवा दे, कंजूस खजांची मुनीमों की सरकार हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक देने के लिए। मैं अमित पुरी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पुरी साहब, एक तो गठबंधन आपके लिए चुनौती है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी मजबूत है, विशेष तौर पर किसान आंदोलन, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं को जॉब न मिलना, ये सब भी एक बड़े मुद्दे हैं। आपकी पार्टी को ऐसा नहीं लगता है कि इस बार आप चारों तरफ से घिर चुके हैं? जो सरकार 5 साल काम करती है, उस सरकार के पक्ष में भी चीज़ें होती हैं और कुछ उसके विपक्ष में भी माहौल होता है। लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में प्रोकम्बेंसी के लिए वोट होगा, और वो प्रोकम्बेंसी वोट बीजेपी के लिए होगा। किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, जब समाज के कई तबके आपसे खुले तौर पर नाराज हैं? समाज के कई लखनऊ में रोज लाठियां चल रही हैं। ठीक ठीक, आप कह ले तो मैं कहूँ। हाँ, मैं बोलिए, रन ओवर ना करें। हाँ। समाज का कई बड़ा तबका किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि को भी जान रहा है और किसान बिलों के पीछे के नेतार्थ को भी जान रहा है। नहीं, आप खुल कर कहें कि आप क्या किसानों को क्या कहना चाहते हैं? मवाली कहना चाहते हैं?
आप अपनी टीआरपी के लिए मेरे मुंह में शब्द नहीं रख सकते। और आप ही ने कहा कि नहीं था। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि को लोग जानते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब मवाली नहीं होता। क्या तो मैं अपने शब्दों के बारे में बहुत गंभीर रहता हूं और सोच समझ के चीजें रखता हूं। आपकी आत्मा में क्या चल रहा है किसानों को लेके? आत्मा में वही चल रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं हुई, एमएसपी पे काम चल रहा है। मंडियां खत्म करने की जो अफवाह फैलाई गई, मंडियां और दुगनी ताकत से सशक्त हो रही हैं। ये कहा गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन ले ली जाएगी, तो जमीन का कोई मतलब नहीं था। ये कहा गया कि एसडीएम के न्यायालय में बड़ी कंपनी का आदमी नहीं आएगा तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक कार्टून जारी करती है जिसमें किसान नेता को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। क्या ये उचित बात है? किसानों के साथ आपका ये व्यवहार? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के हर पहलू पे चर्चा बाल और पकड़कर मीमांसा खींचने की, की, बाल पकड़कर खींचने की मुझे मालूम नहीं, मैंने उसको देखा नहीं, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी क्या नहीं थी। लेकिन मैं जिन चीजों को जानता हूं, तीनों किसान बिलों के ऊपर सरकार ने संवाद भी किया, डायलॉग के साथ लोगों के साथ सामूहिक बैठने का काम भी किया। हाँ, अगर किसी को अराजकता की स्थिति तक चीजों को ले जाना है तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर असहमति हो सकती है, मतलब आंदोलन करने आएंगे तो आप बाल पकड़कर खींचेंगे? मैंने ये नहीं कहा, ये आपका वर्जन हो सकता है। ये कार्टून में था, मैं थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सुरेंद्र राजपूत को आप ही ट्वीट कर रहे थे उस कार्टून को निकाल के गुस्सा होकर। नहीं, ठीक है, सुरेंद्र जी की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कर सकते हैं। उन्हें मैं उसको ओके, उदयवीर सिंह जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए, हमारी नज़र में तीन बातें हैं। एक सामाजिक न्याय, दूसरा विकास और तीसरा लोकतंत्र। सामाजिक न्याय इसलिए कि जो समाज में वंचित पीड़ित वर्ग हैं उनको उनका हक हिस्सेदारी सरकारी नौकरी से लेके बाकी सब स्कीमों में मिलनी चाहिए, जिसकी बात तो बहुत कही गई, रिलेटिव डिप्रिवेशन भी दिखाया गया, लेकिन पूरी सरकार में वो और हक मारने का काम किया गया। विकास इसलिए कि जो सरकार अखिलेश जी की पिछला 12 से 17 तक अभूतपूर्व काम कर रही थी, जब जब केंद्रीय मंत्री लोग आके यहाँ फीता काटते हैं, अपने काम का तो कोई उनका काम पूरा भी हुआ नहीं, तो जब जब फीता काटते हैं तब जनता को एहसास होता है कि ये विंध्याचल में रोपवे का फीता काट रहे हैं, ये कब शुरू हुआ, कब बना और कब से बगैर फीता काटे डाल रखा था इन्होंने। तो लोगों को एहसास है कि बात तो की गई गुमराह करने के लिए, लेकिन विकास के काम सारे रोक दिए गए। मंडी की बात कर रहे थे हमारे साथी, लेकिन मंडियां जो एक्सप्रेसवे के साथ बन रही थी, क्या एक पैसा दिया है? सब पड़ी है वैसे ही, जो जितना काम हो गया था वो और नुकसान हो गया, ऐसे पड़े पड़े। तो और तीसरा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर्चा भरने कोई जाएगा ब्लॉक पे तो आप महिला की साड़ी खिंचवा देंगे, आपके विधायक और जिला अध्यक्ष बम और हथियार लेके जाएंगे, और एसपी परेशान होकर चिल्लाएंगे अपने सीनियर अधिकारियों के, साथ मार डाला, मेरे गाल पे खुद थप्पड़ मारा है, और सीडीओ पत्रकार को दौड़ा के मारेंगे। हाँ। और कोई अगर इनकी बात मान के न्यूज दिखा देगा तो उसके घर पहुंच जाएंगे। हाँ। आप तो खुद जानते हैं सब। हाँ। बात नहीं, हम तो भुक्तभोगी हैं। हाँ, वही आप जानते हैं। तो लोकतंत्र पे भी खतरा है जी, जनता के अधिकारों, सामान्य अधिकारों को भी नहीं देना चाहते। विकास अवरुद्ध है, लोगों को एहसास है कि जो काम हो रहा था उसे नष्ट कर दिया, और सामाजिक न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार खुद ही लड़ने में लगी। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं कांग्रेस से। सुरेंद्र जी, गठबंधन की राजनीति महत्वपूर्ण है या उत्तर प्रदेश में मुद्दे इंपॉर्टेंट है, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जिसका जिक्र अभी उदयवीर जी भी कर रहे थे? ब्रजेश भाई, शुद्ध रूप से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, लोकतंत्र को बचाना इंपॉर्टेंट है। शुद्ध रूप से अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनको खत्म करना इंपॉर्टेंट है। गठबंधन की राजनीति कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात अभी जो मैं बात आप अभी कह रहे थे कि क्या नाम, अभी आसिम बकार साहब भी और अमित पुरी जी को मैं इसमें स्पेयर करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित पुरी के अलावा कोई भी हो और आसिम बकार साहब की पार्टी में कोई भी आदमी हो, ये 5 मिनट से ज्यादा मुसलमान की बात किए बगैर नहीं रह सकते। मुसलमान के पीछे खड़े होकर के चुप करके वार किए बगैर नहीं रह सकते। ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों के अल्लमदार ये सिर्फ यही लोग हैं। एक अगस्त को नारी दिवस मनाएगा और दूसरा कहेगा मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो, जैसे इनको उप मुख्यमंत्री बना करके मुसलमानों का सारा काम पूरा हो जाएगा।
ये इस तरीके की जो भाषा संस्कृति भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम ने डेवलप कर रखी है, इस पर एक बड़ी प्रहार की आवश्यकता है। ये बात नहीं, मैं आपने बताऊं, प्रहार ये भी तो एक बड़ा करारा गंभीर किया है, मुद्दा अब आज की जवाब डेट भी में आपको सारे करारा मिलेगा। भरे बैठे हैं असीम सारे वकार, लोग भरे बैठे हैं, अंदर से भरे बैठे हैं। अपनी आज यही इसी डिबेट में हिसाब करा दूंगा आपका, लड्डू बेचना इसी डिबेट में आपका हिसाब करा दूंगा। अंदर से भरे बैठे हैं, बहुत करारा जवाब देंगे। वकार भाई, ये क्या हो गया राजपूत जी को? आवाज आती नहीं है। नहीं, देखिए इनको हो गया है आसिम वकार फोबिया। सर मैंने कभी नहीं कहा मुझे बना दीजिए। अरे आसिफ भाई, नहीं, आपका बीच में मत बोलो प्लीज। अपनी पार्टी नहीं, किसी राजपूत जी गलत बात, अब उनको बोलने दो आप। हाँ। वैसे पांडे जी ने तो हवा निकाल दी पहले ही। नहीं, अब देखो सर देखिए, बीच में मत बोलो प्लीज, उन्हीं को बोलने दो। कितना धैर्य से सुन रहा था, हाँ, ये इसमें तारीफ आपकी। सब लोग धैर्य से सुन रहे हैं, आप बताइए। कितने बड़े आरोप लगाए फिर भी सुनता रहा। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मुझे बना दीजिए। मैंने सवाल उठाया था कि 4%, 5%, 7%, 10%, 12% वाले लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या 20% वाले को आप डिप्टी सीएम भी नहीं बना सकते थे? अब आपने कहा आसिम वकार बीजेपी के एजेंट, मैं आपसे वही हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप मुझे बीजेपी के एजेंट कहिए, नौकर कहिए, बीजेपी का दलाल कहिए, बीजेपी का जो दिल चाहे कहिए, लेकिन कम से कम गुलाम नबी ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए आसिम वकार साहब। पहले आप सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं और उसके बाद मुझे कोई पार्टी, मुझे कोई मीटिंग में नहीं बुलाता। ये उचित नहीं है कतई, ये बिल्कुल उचित नहीं है कि आप विक्टिम कार्ड, पहले आप सांप्रदायिक कार्ड खेलिए। भारतीय जनता पार्टी के कहने से एक हिंदुओं की पार्टी बन जाती है, हिंदुओं का वोट लेती है, और दूसरी मुसलमान की पार्टी, बाकी सब लोग ढपली बजाएंगे। इतना डरते क्यों हैं सर? अरे आसिम बकार कौन है? 70 साल आसिम बकार साहब कह रहे, आसिम बकार तो मित्र है। आपने ढपली ये बजाई जो है, ढोलक। MIM वाले लोग हैं, ये पिछले 5 सालों में बताएं क्या कह रहे हो बकार साहब? क्या काम किया इन्होंने? सुनिए सर, कोरोना काल में कहाँ थे ये लोग? सर मैं कह रहा कहाँ थे जब हूँ, उनका कहाँ थे ये लोग जब दवाइयां बांटने की बात आ रही थी? कहाँ थे ये लोग जब मुझे नहीं पता, मजदूर लेकिन दर मर रहा मुसलमानों था? को तो आपने लाकर गड्ढे में खड़ा कर दिया। मुसलमान को तो आपने हाथ में कटोरा पकड़ा दिया सर। फिर वही देखिए, फिर आपने झुक गए आप 70 साल में क्या आप किया ये आप शिकंडी की बताइए। तरीके से नहीं, शब्दों का चयन ठीक से करिए, मुसलमान का शब्दों का नाम चयन आप ठीक से शिकंडी करिए। की तरीके से अपमान इस्तेमाल मत कर रहे करिए। हैं और उसके पीछे अपमानजनक भाषा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान की बात भी ना हो हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी का आप ये सपोर्ट कह करते रहे हैं हैं आप। कि मुसलमान का नाम भी नहीं सुनना चाहते आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, आप संविधान के कहते हैं- दुश्मन हैं, आप देश के दुश्मन हैं, देश के आईन के दुश्मन हैं। सर आप कुछ कह लीजिए, इतना क्यों आप भड़के हुए खाली ये हैं? बताइए कि क्या मुख्यमंत्री मुसलमान बनाएंगे आप उत्तर प्रदेश में अब की से? अरे ये बताइए बनाएंगे आप? हमेशा देखिए जिसको आसिम बकार से तकलीफ है, एजेंडा लेकर आसिम बकार का सर हाजिर है सर, हिंदू मुसलमान की बात आसिम बकार का सर हाजिर है। मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री आप इस सर पर जनता बनाएगी। आपको जो जुल्म करना हो, आपको कांग्रेस मारना हो मार पार्टी ने लीजिए, बगैर ये देखे लेकिन ये बताइए AR कि रहमान मुसलमान अंतुले को मुख्यमंत्री क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं अब्दुल आप? गफूर को मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में मुख्यमंत्री अभी की बात दिया, कीजिए। लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुसलमान अभी थे, की बात कीजिए, इसलिए अभी कि वो काबिल थे, अभी की बात कीजिए, अभी की इसलिए बात कि वो कीजिए। काबिल थे। आप क्या अभी की किया था बात, वो आप नहीं हमारे किया। मास्टर लगे हैं, आप हमारे गुरु आप लगे अभी हैं, बताइए, आप आप हमारे अभी- आप कौन अभी की हैं? बताइए भाई आप। आप चुन के आइए, आप अपनी सलमान पार्टी खुर्शीद की काबिल नहीं है। मकसदियत ओके, लाइए। झगड़िए नहीं, मुख्यमंत्री झगड़िए नहीं, काबिल बिना नहीं है। मतलब के आ जाते हैं कि मुसलमान को मुख्यमंत्री डॉक्टर अहमद खान, बनाइए। थैंक यू। आप दोनों शांत होइए, डॉक्टर खान को स्क्रीन पे लाया जाए। आप दोनों का सिर्फ शुक्रिया। और सुरेंद्र राजपूत जी धन्यवाद, असीम बकार आपका भी धन्यवाद। और भारतीय आपकी खान जनता साहब, पार्टी सारे का मुसलमान जाहिल हैं। ये क्या हो क्या रहा है इनके बीच? अब मुझे ये नहीं पता था कि मुसलमानों आप को अपने क्यों कार्ड की मुसलमानों तरफ के बारे पेश में ये किया जा रहा अरे है? जाहिल थैंक तो यू। आप लोग हैं। सिर्फ खान साहब हमारे बोलेंगे। इतने बड़े लोगों थैंक को यू। आप इन दोनों की जाहिल आवाज बंद कहना करिए, सिर्फ खान साहब बोलेंगे। आप दोनों की आवाजें मैंने बंद कर दी, खान साहब बोलेंगे। अब मत लड़िए प्लीज, खान साहब बोलिए आप, ये क्या हो रहा है इन लोग के बीच? ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक आदमी हिंदू हिंदू कर रहा है, एक आदमी मुसलमान मुसलमान कर रहा है। हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, पर सुरेंद्र राजपूत को भी इस तरह नहीं भड़कना चाहिए। मतलब नहीं, आप उनको एक भी आदमी नहीं का भड़कना चाहिए। सरासर उधर- अपमान कर रहे हैं। उधर वो असीम वकार जी बहुत भड़क रहे हैं। हाँ। अरे असीम वकार जी तेलंगाना में चुनाव लड़े थे, नहीं लड़े? कोई पुराना हिसाब किताब ये इस डिबेट में पूरा करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। हाँ मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ तेलंगाना में चुनाव लड़े थे ना असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाँ। वहां तो नहीं डिमांड किया कि हाँ सीएम बना दो, डिप्टी सीएम बना दो।
हाँ, हैदराबाद में तो नहीं डिमांड किया वहां बड़ी ऊंची बात पकड़ी आपने। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके जब देख रहे हैं कि हाँ बीजेपी हार रही है तो उसको जिताने की कोशिश खोल में लग दीजिए गए। आवाज उनकी जी। कहे किस लिए आप मुसलमान चिल्ला रहे हो भाई? हाँ। अरे सबकी क्यों बात करो तेलंगाना ना। के देश के बाहर है क्या? सबको बात तो कौन हम मुसलमान नहीं है क्या? तेलंगाना देश के आप भी बाहर है मुसलमान क्या? हो क्या? आप भी क्यों मुसलमान बनना हो? चाहिए? हम मुसलमान नहीं बिल्कुल है क्या? बनना चाहिए। आप बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए अब तो आप कौन नहीं बोलिए बना रहा कि भाई? देश कौन नहीं में बना रहा है? बना अरे दिया। भाई बनने लायक बनो तब तो बनाएगा तुमको कोई। देखिए, ईमानदार आदमी तुमको बैठा है, कोई ईमानदार। बनाने लायक, तुम किसी लायक हो तब तो बनाएगा। ईमानदार आदमी बैठा है, ये यार, देखिए। कमल, ये देखिए, ईमानदार क्या है? बैठा है। तुम लड़ो चुनाव बन जाओ। ये कह रहा है कि तुम तेलंगाना लड़ो में भी चुनाव होना बन जाओ चाहिए। ना। तुम लड़ो चुनाव लो। हम कहते अब हैं बोलिए। चैलेंज कर रहे हैं, लड़ो चुनाव। कहां से अरे लड़ोगे? बोलो एक बार, बोलो एक बार। बोलो कहां से बोलो लड़ोगे? नहीं बनना चाहिए चुनाव कहां से मुसलमान। लड़ोगे? बताओ बोलो बताओ भाई, बोलो एक अपनी बार। कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ। हम बता रहे कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी। बोलो एक बार। तुम मुझसे बोलो, कॉन्स्टिट्यूंसी बोलो, बताओ। हम मुसलमान बता रहे हैं अपनी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी। हम बता रहे हैं, चलो जहां बोलो एक बार। लड़ना चाहते हो, उन्नाव लड़ना चाहते हो, बाराबंकी कहां से लड़ना चाहते हो, लड़ो। पहले लड़ने को ताकत तो रखो। लड़ने आए थे 2017 में, कितना वोट पाए थे? जमानतें चली गई। 500, 400, 300, 200। आप बीजेपी का खेल बनाना चाहते हैं? बीजेपी का खेल मत बनाइए। बीजेपी का खेल ना बनाइए आप अपने सिर्फ मोहल्ले से कारपोरेटर जीत के दिखाओ मुझे। अरे वो विधायक ही लड़ चुके हैं, क्या बात कर रहे हो? यार तुम क्या लड़ोगे आप? तुम्हारी औकात तो है ही कुछ है। अहमद खान कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। नहीं, 20,000 से औकात ऊपर की वोट बात किए हैं नहीं की जाए। इसी अहमद खान मत करना मुझसे। क्या बात कर रहे हैं? अहमद खान साहब कांग्रेस के तुम्हारी औकात हम जानते हैं। कुछ करना सुरेंद्र जी को रोका तुम्हारी जाए। औकात हम जानते हैं। बदतमीजी ना? तुम मुझसे मत करना। सब तुम कुछ एक करना, मुसलमान को नहीं मत झेल पा रहे हो। करना। तुम एक सब कुछ मुसलमान को करना, डिबेट में बदतमीजी नहीं मत झेल करना। पा रहे हो। दूसरे हाँ, मुसलमानों की बात कर बिल्कुल, रहे हो। औकात के अंदर तुम एक रहना, मुसलमान को बदतमीजी यहाँ मत बैठे हो के बदतमीजी कर रहे हो। ना? तुमसे बिल्कुल उम्र में बड़ा बदतमीजी हूँ, मत करना। तुम मुझसे सब कुछ बदतमीजी करना, कर रहे बदतमीजी मत हो। और करना। तुम बदतमीजी कर रहे हो, सारे मुसलमानों की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। बदतमीजी करोगे तो उम्र तुम में बड़े बदतमीजी होगे, करोगे। तुम्हें। हमने बदतमीजी क्या की नहीं नहीं, ये तुम्हारे सब भाषा मत बोलिए। बदतमीजी नहीं बदतमीजी नहीं क्या? करना। बदतमीजी नहीं, नो बदतमीजी बदतमीजी नहीं। नहीं। बात करोगे तो बड़ा करोगे। असीम बगा कर मुझे कुछ बदतमीज बोलो। देखो तमीज से बात करो। मैं डिबेट पे हूँ और तुमको नहीं, हम ठीक बदतमीजी कहते हो, नहीं। तुम हमने क्या बदतमीजी बदतमीजी की? नहीं। क्या बदतमीजी की? बाकी जो कहना हो कहो। बाकी तुमको क्या कहा मैंने? बदतमीजी क्या की? बदतमीजी तुमने? नहीं। मैं कह रहा हूँ बदतमीजी एक नहीं। मुसलमान को तुम इस डिबेट पे जो झेल नहीं कहना पा रहे हो। हो, बाकी सारे बदतमीजी मुसलमानों की बात करने चले हो। एक मुसलमान जो दाढ़ी वाला बदतमीजी मुसलमान है नहीं। उसको नहीं झेल पा रहे जो हो। दिल चाहे तुम कहो। बिना दाढ़ी वाले, तुम बिना दाढ़ी वाले, तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो। तुम बिना दाढ़ी वाले मुसलमानों की बात कर रहे हो। तुम मुसलमान को निर्दय करना बिल्कुल चाहते हो। मुसलमानों की बात एक कर रहा मुसलमान हूं। को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जिसको हो। मुसलमान की एक बात मुसलमान नहीं की करना, बात मेरी बात नहीं ना कर पा सुनो। रहे हो। एक मुसलमान को तुम डिबेट जिसको में मुसलमानों बर्दाश्त नहीं की कर बात पा रहे हो। नहीं करना है, तुम वो क्या मेरी बात बात ना सुने। तुम क्या बात मैं करोगे? मुसलमान की बात कर रहा तुम हूं, बीजेपी मुसलमान की की बात बात। करोगे, बीजेपी के साथ सिर्फ मुसलमान की बात। कौन मुसलमान? कौन मुसलमान? एक मुसलमान में नहीं, तुम मुसलमान को गाली बदतमीजी से मत करो, बात मैं कर रहे हो। मुसलमान को तुम मुसलमान की बदतमीजी से बात बात कर रहे हो मुसलमान से। तुम मुसलमान की बात मत करो। पूरे मैं पूरे मुसलमान की बात प्रदेश में कर रहा हो गया एमआईएम जो है मुसलमानों से बदतमीजी से बात करता है। आप क्या बात करेंगे? मुसलमान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई मुसलमानों की बात भाई मत सारे करो। लोग एक साथ मैं हैं। मुसलमान की बात सबके कर साथ रहा चलना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, ऑलराइट, थैंक सबको यू। साथ आप लेके चलना पड़ेगा। खान साहब प्लीज प्लीज कॉपरेट। अब इस झगड़े को खत्म करते हैं। बदतमीजी नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं, होगी। बकार साहब हो गया। बदतमीज आदमी है, नहाए- बकार साहब नहाए प्लीज। किसी किसी की बदतमीज आदमी है। बदतमीजी ओके ऑलराइट, संतोष पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। काफी देर से प्रतीक्षा रखे हैं। सिर्फ संतोष पांडे बोलेंगे बदतमीजियों को- बस। थैंक यू। तुम उधर आवाजें बंद। बदतमीज। पांडे जी की आवाज खोल दी जाए। पांडे जी शुरू हो जाइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं हाँ कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही वो चैनल पे भी दिख रहा है। आज जरूरत है बेरोजगारी पे चर्चा करने की, आज जरूरत है रोजगार उपलब्ध कैसे उस पे चर्चा करने की, जरूरत है महंगाई पे चर्चा करने की, जरूरत है भ्रष्टाचार पे चर्चा करने की, जरूरत है जो देश में इमरजेंसी लगी है उस इमरजेंसी पे चर्चा करने की। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि टीवी पर भी भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई। कांग्रेस को, वैसी जी को, सबको लड़ा रही है। समाजवादी पार्टी, ये अब से भी लोग लड़ रहे हैं। लड़ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं आप सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। जाते समय आपको ये बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस के संक्रमण के कुछ बढ़ने की खबरें देश में आ रही हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ये वायरस बढ़ रहा है। कृपया मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।